हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो हमारा वीडियो सेक्शन होगा डेट इज कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। तो अगर चीज़ें पसंद आती है तो चीज़ों को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। जल्द ही वीडियो सेक्शन आएंगे आपके लिए क्लास 12th के लिए। आप इंतज़ार करते रहें उस चीज़ के लिए, आपको जल्द ही वीडियो सेक्शंस प्रोवाइड करवाई जाएंगे। तो जो भी इस वीडियो सेक्शन के माध्यम से मुझे देख पा रहे हैं उन सभी दोस्तों को आपके अपने भाई की तरफ से राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूं आप बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो अपनी वीडियो सेक्शन को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपको 4 लाइनें सुना देता हूं। ये 4 लाइनें थोड़ी बाहर, आप कह सकते हो एक प्रकार की भारी लाइनें हैं। तो उम्मीद करता हूं आप इन 4 लाइनों को संभालते हुए नजर आएंगे। आजकल के जो लोग हैं वो किस प्रकार की फितरत के हो चुके हैं, उन लोगों के ऊपर ये 4 लाइनें हैं, ध्यान से सुनना है। आजकल के जो लोग हैं वो पैसे और फितरत गिरगिट की तरह कभी भी बदल सकते हैं, गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं। तो ये उन लोगों के लिए, क्योंकि आज के समय में इंसानियत नाम की जो चीज़ है वो लगभग खत्म हो चुकी है। तो ध्यान से सुनना है। नाचे खुद ही मेरे इशारों पे एक दिन, नाचे खुद ही मेरे इशारों पे एक दिन, जादू है ऐसा मेरी मोहब्बत की बीन में, और एक दिन तो खुल के सामने आओगे दोस्तों, कब तक छुपे रहोगे मेरे आस्तीन में। तो उम्मीद करता हूं ये वो दोस्त होते हैं जो आपके साथ ही काम करते हैं और आपकी ही जड़ों को काटने का मुख्यतः क्या उठा के रखते हैं, बीड़ा उठा के रखते हैं। तो ये आस्तीन के सांपों के लिए 4 लाइनें जो आज के समाज के अंदर घुसे पड़े हैं, क्योंकि उनके लिए जो चीज़ है डेट इज पावर एंड मनी इज द मोस्ट प्रायोरिटी थिंग। उन लोगों के लिए, उनके लिए कोई भी किसी भी प्रकार का रिश्ता, नाता, अहमियत, दोस्ती कुछ नहीं है। तो ये 4 लाइनें उन बेहतरीन लोगों के लिए डेडिकेटेड हैं। तो जिस चीज़ के लिए हम पहुंचे हैं आगे भी उन्हें सलामी दी जाएगी, डेडिकेशन दिया जाएगा। तो आगे चलते हैं अपने वीडियो सेक्शन की ओर। डेट इज कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। फिजिकल प्रॉपर्टीज कल देख ली थी हमने। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल ध्यान रखना है भाई। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, देखो सबसे पहले जो केमिकल प्रॉपर्टी आती है डेट इज कॉल्ड कंबशन। देखो याद करो, पीछे हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी ऑक्सीडेशन, मतलब कंबशन रिएक्शन हमने पढ़ी थी। तो कंबशन जो है या फिर ऑक्सीडेशन है वो 2 प्रकार से करवा सकते हैं। क्या तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में हम करवाएं ऑक्सीडेशन, या फिर किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मौजूदगी में एक ऑक्सीडेशन करवाएं। तो ऑक्सीडेशन करवाने के 2 तरीके हो सकते हैं। अगर आप उस चीज को ऑक्सीजन की मौजूदगी में ऑक्सीडेशन करवाते हो, डेट रिएक्शन इज कॉल्ड कंबशन रिएक्शन। तो सबसे पहले रिएक्शन आती है डेट इज कॉल्ड कौन सी, कंबशन रिएक्शन। ध्यान रखना है कंबशन रिएक्शन, सही है, ध्यान रखना है कंबशन रिएक्शन है क्या। कंबशन रिएक्शन जो है वो क्या कहती है, व्हेन किसको भाई, जब आप इथेनॉल को लेके जाओगे किसके अंदर, फ्लेम के अंदर। तो जैसे ही आप उसको फ्लेम के अंदर लेके जाओगे, आग के अंदर लेके जाओगे, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जैसे ही वो आएगी तो हाथों हाथ क्या कर लेती है, वो पकड़ लेती है आग को, सही है। तो कह सकता हूं एक हाईली आपका लिक्विड, ऐसा लिक्विड है जो जल्दी से किसको पकड़ लेता है, आग को। व्हेन इथेनॉल, ध्यान रखना है, व्हेन इथेनॉल comes in contact, when ethanol comes in contact with flame, when ethanol comes in contact with flame या फिर burns in the excess supply of air, it catches fire, it catches fire, और रंग पूछता है कैसे फ्लेम के साथ, एंड इट कैचेस फायर एंड बर्न्स विद ब्लू फ्लेम। और आग पकड़ने से कैसी फ्लेम कर लेती है, दैट इज ब्लू फ्लेम। जैसे ही आप इथेनॉल को कांटेक्ट में लेके जाओगे किसके, फ्लेम के कांटेक्ट में, तो जैसे ही इथेनॉल को फ्लेम के कांटेक्ट में लेके नजर आओगे, ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब आप उसे ट्रीट करोगे तो हमेशा जो इथेनॉल है वो ब्लू फ्लेम के साथ जलती हुई नजर आएगी। क्यों जलती हुई नजर आएगी, इसका पीछे कारण क्या रहा होगा, बिकॉज इथेनॉल is a because ethanol is a highly volatile and combustible liquid.
कंबस्टेबल लिक्विड। इथेनॉल वो हाईली वोलेटाइल का मतलब जिसके वेपर आसानी से बन जाए, जल्दी से क्या बन जाए, उसके वेपर्स की फॉर्मेशन हो जाए। तो इथेनॉल एक हाईली वोलेटाइल और कंबस्टेबल लिक्विड होता है भाई। इसके जो वेपर्स हैं वो जल्दी से बन सकते हैं। जैसे ही आप इसको फ्लेम के कॉन्टेक्ट में लेके जाओगे इथेनॉल को, तो ये जल्दी से जलने की कोशिश करेगा एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर की मौजूदगी में। और किस प्रकार की फ्लेम प्रोड्यूस करेगा? ब्लू फ्लेम। और उस ब्लू फ्लेम की वजह से वो क्या कर सकता है, आपका जो इथेनॉल है वो आसानी से फ्लेम जो है वो फायर को क्या कर सकती है, कैच कर सकती है। जैसे अभी अभी मैंने रिएक्शन को कहा, ये आपकी इथेनॉल रही होगी। तो इथेनॉल का फॉर्मूला लिख देता हूं C2H5OH। कैसी फॉर्म में रही होगी? लिक्विड। जब इसकी रिएक्शन किसकी मौजूदगी में, जब इथेनॉल को जलाया जाएगा, किसकी मौजूदगी में? ऑक्सीजन या एयर की मौजूदगी में। किसकी मौजूदगी में मेरे भाई? एयर या फिर किसकी मौजूदगी में? ऑक्सीजन की मौजूदगी में। तो यहां आपने इसको जलाते हुए नजर आए। जैसे ही इथेनॉल को आप फ्लेम में लेके गए, एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर उसको मिली, तो वो जैसे ही जलती हुई नजर आएगी तो क्या प्रोड्यूस करेगी? CO2 प्लस H2O प्लस क्या प्रोड्यूस करती हुई नजर आएगी? एनर्जी प्रोड्यूस करती हुई नजर आएगी। आपको ये ध्यान रखना है, जब भी इथेनॉल को एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर के अंदर जलाया जाएगा, जब भी उसकी कंबशन की जाएगी, तो वह हमेशा कैसे फ्लेम प्रोड्यूस करती हुई नजर आएगी मेरे भाई? ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करती हुई नजर आएगी। तो यहां तक आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि किस प्रकार की फ्लेम प्रोड्यूस कर सकती है जब इथेनॉल जो है वो फ्लेम के कांटेक्ट में आती है। तो मान लेता हूं ये बर्नर होगा, सही है। जैसे ही आप इसको किसके कांटेक्ट में लेके जाओगे, आपकी जो लिक्विड है डेट इज इथेनॉल, इसके कांटेक्ट में आएगी, तो वो ब्लू फ्लेम के साथ जलती हुई नजर आएगी। और प्रोडक्ट क्या बनेंगे जब उसकी कंप्लीट कंबशन होगी? डेट इज CO2 प्लस H2O प्लस क्या प्रोड्यूस करती हुई नजर आएगी? एनर्जी प्रोड्यूस करती हुई नजर आएगी। तो कह सकता हूं पहली प्रकार की जो रिएक्शन है डेट इज ए ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और वो भी कौन सी रिएक्शन रही होगी मेरे भाई? कंबशन रिएक्शन रही होगी, कंप्लीट कंबशन कह सकता हूं। जब भी किसी कंपोनेंट की कंप्लीट कंबशन करवाई जाती है तो प्रोडक्ट बनता है CO2 प्लस H2O प्लस क्या बनेगा? एनर्जी। सही है। लिख देता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर प्लस एनर्जी। ये लो, सही है। अच्छा लगा, देख लो भाई, सही है। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। अगर आपने कंबशन क्या करवाई है, कंप्लीट कंबशन करवाई है तो सही है। कंबशन रिएक्शन तो ये रही मेरे भाई। दूसरी प्रकार की जो रिएक्शन होती है, दूसरी रिएक्शन होती है, एक प्रकार की तो ऑक्सीडेशन ये हो गई, मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई के अंदर जो आप इन्वायरमेंट से करवा पा रहे हैं। दूसरी प्रकार की जो रिएक्शन होती है, दूसरी दूसरी व्हेन या फिर ऐसे लिख देते हैं, दूसरी जो रिएक्शंस है, पार्शियल ऑक्सीडेशन। पार्शियल ऑक्सीडेशन वो क्या थी? कंप्लीट। सही है। ये कैसी है? पार्शियल ऑक्सीडेशन। पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल, पार्शियल का मतलब होता है पूरी ऑक्सीडेशन का ना होना। पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल is carried out, partial oxidation of ethanol is carried out by using special oxidizing agent। पार्शियल ऑक्सीडेशन किसकी मौजूदगी में? देखो पीछे किसी भी प्रकार के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हमें आवश्यकता नहीं थी। आप क्या कर रहे थे? इथेनॉल को लाइव फ्लेम के अंदर जलाया, एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर मौजूद थी, आसानी से रिएक्शन हो गई, कह सकता हूं ऑक्सीडेशन। दूसरी ऑक्सीडेशन आप किस तरीके से करवा सकते हो? किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ट्रीट कर देते हो तो भी आप क्या करवा सकते हो? ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवा सकते हो। तो पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल इज कैरिड आउट बाय यूजिंग स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की सहायता से आप क्या करवा सकते हो? पार्शियल ऑक्सीडेशन करवा सकते हो। बड़ी क्लासेस में पढ़ाए जाएंगे, सारेट्स रिएजेंट होता है, PCC होता है, PDC होता है, बहुत सारे स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। फिलहाल बता देता हूं, स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट है CrO3 इन अनहाइड्राइड। CrO3 उसके ऊपर डाल दो, कैसे मीडियम में? अनहाइड्राइड कंडीशन के अंदर, CrO3 इन अनहाइड्राइड कंडीशन। सही है। तो पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल इज कैरिड आउट बाय यूजिंग सुटेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CrO3 इन एसिडिक अनहाइड्राइड मीडियम। कह सकता हूं अनहाइड्राइड के अंदर। जैसे
आपकी ये क्या रही होगी, इथेनॉल रही होगी, CH3CH2OH। जब इसको आप किसके साथ ट्रीट करते हुए नजर आएंगे, CrO3 के साथ। तो CrO3 जो है वो क्या करता है, पार्शियल ऑक्सीडेशन करता है। क्या करता है मेरे भाई, पार्शियल ऑक्सीडेशन करता है। अब देखो ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या है, इधर आपको क्या करनी है, ऑक्सीजन जोड़नी है, और इधर से H को क्या करना है, रिमूव करना है। तो देखो ध्यान से, जैसे ही आपने पार्शियल ऑक्सीडेशन की होगी तो ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ जुड़ गई होगी, और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो एक हाइड्रोजन इसके साथ प्लस बाहर कौन निकल गया होगा, H2O। तो CrO3 जो है अनहाइड्राइड सिस्टम के अंदर क्या करवा सकता है, पार्शियल ऑक्सीडेशन करवा सकता है। जरूरी नहीं कि आप यही इस्तेमाल करें, स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, सारेट्स रिएजेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर PCC भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो भी प्रोडक्ट यही बनता हुआ नजर आएगा, CH3COH प्लस क्या बन जाएगा मेरे भाई, H2O बनता हुआ नजर आएगा। सही है, इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। पिरिडीन क्लोरोक्रोमेट, ये बड़ी क्लासेस की बातें हैं। सारेट्स रिएजेंट क्या है, जोन्स रिएजेंट क्या है, PCC क्या है, BDC क्या है। तो सिर्फ आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इन रिएक्शंस को करवाने के लिए आपको ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए जो रिएक्शन को बीच में क्या कर सकता हो, रोक सकता हो। तो देखो ध्यान से, यहां से काम की बात क्या है, जब आपने पार्शियल ऑक्सीडेशन करवाई तो जो इथेनॉल है वो किस में कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड के अंदर। किस में, एल्डिहाइड के अंदर। और उस एल्डिहाइड का जो नाम है डेट इज 2 कार्बन का क्या रहा होगा, इथानल। तो इतनी चीज काम की है अपने लिए। अपने लिए काम की चीज ये है कि जब आपने पार्शियल ऑक्सीडेशन करवाई होगी तो जो इथेनॉल है वो किस में कन्वर्ट हो गया, जो अल्कोहल है वो किस में कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड के अंदर। पार्शियल ऑक्सीडेशन के अंदर इस चीज को क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। सही है। तो तीसरा जो इसी के अंदर केस आता है वो क्या आता है, मान लेता हूं कि इस स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जगह आप क्या कर दो, इथेनॉल को ट्रीट करवा दो, किसके साथ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। तो वो करवाता है डेट इज कॉल्ड कंप्लीट ऑक्सीडेशन। तीसरी जो रिएक्शन है कंबशन के बाद, डेट इज कॉल्ड कौन सी, कंप्लीट ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो ध्यान से, कंप्लीट ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या कहती है, व्हेन इथेनॉल, जब इथेनॉल को आप ट्रीट करोगे, व्हेन इथेनॉल इज ट्रीटेड विद, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट, व्हेन इथेनॉल इज ट्रीटेड विद, कंडीशन क्या है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवानी है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कैसे चाहिए, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, वीक से बात नहीं बनेगी, ना स्पेशल से बात बनती हुई नजर आएगी। व्हेन इथेनॉल इज ट्रीटेड विद, किसके साथ भाई, इथेनॉल को ट्रीट करना है, किसके साथ ट्रीट करना है, व्हेन इथेनॉल इज ट्रीटेड विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन कौन से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकते हैं, आपको पढ़ाया था अल्कलाइन KMnO4, पढ़ाया होगा, जिससे हमने किस नाम से जाना था, बेयर्स रिएजेंट के नाम से, याद करो। सही है, कहा था 5% डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है बचा हुआ, उसके अंदर क्या रहा होगा, बेसिक डाइल्यूट सॉल्यूशन। सही है, तो कह सकता हूं, तो इतनी चीज क्लियर हो गई होगी, बचा हुआ क्या रहा होगा, डाइल्यूट कंपोजिशन रहा होगा। 5% बेसिक मीडियम का अल्कलाइन KMnO4 की प्रिपरेशन की थी आपने। व्हेन इथेनॉल इज ट्रीटेड विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसमें अल्कलाइन KMnO4 आता है, और कौन कौन आता है, दूसरा K2Cr2O7, पोटासियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम, K2Cr2O7 इन कौन सा मीडियम, एसिडिक मीडियम। तो ध्यान रखना है, K2Cr2O7 को क्या कहा जाता है, पोटासियम डाइक्रोमेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पोटासियम डाइक्रोमेट। ध्यान रखना है, ये ऑरेंज रेड का कलर का होता है। सही है, H2SO4 स्लैश में इसलिए लिखा ताकि ये कैसे मीडियम में रिएक्शन करवा सके, एसिडिक मीडियम में। ऐसे ही दूसरा रिएजेंट होता है KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, डेट इज H2SO4। सही है, तो KMnO4 को कहा जाता है पोटासियम परमैंगनेट। क्या कहा जाता है मेरे भाई, पोटासियम परमैंगनेट के नाम से जाना जाता है, पर मैंगनीट। सही है, तो ये चीजें आपको ध्यान हो जानी चाहिए। पर्पल ब्लैक कलर का होता है, ये ऑरेंज रेड होता है, और ये क्या होता है, पर्पल ब्लैक कलर का होता है। और ये जैसे ही इथेनॉल के कांटेक्ट में आएंगे तो ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवाते हुए नजर आएंगे, और कंप्लीट ऑक्सीडेशन से जो प्रोडक्ट बनता है वो हमेशा बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। इस चीज का पूर्ण रूप से ध्यान रखना है आपको। तो व्हेन इथेनॉल इज ट्रीटेड विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या बना देंगे, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ, पेपर में पूछ लेता है कि एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ क्या बनाएगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान रखना है, किसकी फॉर्मेशन कर देगा मेरे भाई,
कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या कर देगा, फॉर्मेशन करता हुआ नजर आएगा। यहां तक किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भाई पीछे हमने करवाई थी कंबशन, तो जब भी आप कंबशन करवाएंगे तो ब्लू फ्लेम के साथ CO2 प्लस H2O प्लस हीट बनता हुआ नजर आएगा। ऑक्सीडेशन करवाने का दूसरा तरीका होता है कि आप क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दो प्रकार के, एक वीक हो सकता है या स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है, दूसरा हो सकता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करवाता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन, दैट इज अल्कोहल इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर वीक या स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहा तो वो अल्कोहल को कहां कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड के अंदर। अब तक हमने ये 3 लाइनें पढ़ी हैं, सही है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या करता हुआ नजर आएगा मेरे भाई, कन्वर्ट करता हुआ नजर आएगा। देखो ध्यान से क्या कहा मैंने आपको दिखा देता हूं ये करता कैसे है। देखो K2Cr2O7 है, सही है। आपको एक चीज पढ़ाई थी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो अपनी ऑक्सीजन किसी दूसरे को चिपका दे। कह सकता हूं पीछे फर्स्ट वीडियो सेक्शन में जब हमने शुरुआत की थी, तो ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, जो दूसरे को तो ऑक्सीडाइज कर दे और खुद क्या हो जाए, रिड्यूस। तो मतलब अपनी ऑक्सीजन किसी दूसरे को चिपका दें। तो K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में आप देख सकते हो कैसे ऑपरेट करता है। आपको रिएक्शन दिखा रहा हूं, मैकेनिज्म दिखा रहा हूं कि किताबों में वो लिखा कैसे हुआ है। तो प्रोडक्ट बनेगा K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस, बैलेंस नहीं कर रहा फिलहाल, प्लस H2O प्लस क्या देगा, नेसेंट ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन को कहा जाता है नेसेंट। नेसेंट का मतलब होता है न्यूली फॉर्म ऑक्सीजन, जो अभी ताजा ताजा बनी है, नेसेंट ऑक्सीजन। और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन होती है ये रिस्पॉन्सिबल होती है, ये दूसरे को चिपका दी जाएगी और ये ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल होगी फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। इसीलिए मैंने शब्द लिखा ऑक्सीडेशन, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करती हुई नजर आएगी, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती हुई नजर आएगी। तो इसका मतलब एरो पे ऐसे लिख सकता हूं, या फिर आपका जो KMnO4 था इसकी जगह आप क्या ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। दोनों में से किसी समय एक ही लेते हुए नजर आना है। तो प्रोडक्ट बनेगा K2SO4, सही है, प्लस MnSO4 प्लस H2O प्लस क्या बन जाएगी मेरे भाई, नेसेंट ऑक्सीजन। और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन होती है ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब देखो ध्यान से, स्टेप नंबर 2 क्या कहता है। स्टेप नंबर 2 कहता है कि आपकी ये ऑक्सीजन आ चुकी होगी, तो ये रहा आपका इथेनॉल। अब क्वेश्चन पे लगा सकता हूं, आपका ये क्या है मेरे भाई, इथेनॉल है, सही है। अब एरो पे आपको लिख देगा ऐसे कि K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, ऐसे K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो आपको पता है ये कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा क्या बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। तो आपको पेपर में सीधा उत्तर क्या बनाना है, CH3COH, दैट इज क्या बन जाएगी मेरे भाई, इथेनोइक एसिड, या फिर क्या बन जाएगी, एसिटिक एसिड बनती हुई नजर आएगी। अब मैं आपको ये मैकेनिज्म समझाता हूं कि ये रिएक्शन का उत्तर आया कैसे होगा। आपका ये जो एजेंट है ये कैसा एजेंट है, ये आपको पहचानना पड़ेगा। ये कैसा एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा क्या करते हैं, कंप्लीट ऑक्सीडेशन करते हुए नजर आते हैं। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन रहा होगा। अब देखो मैकेनिज्म, मैकेनिज्म क्या कहता है कि K2Cr2O7 जब एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कर रहा होगा तो उसने ये नेसेंट ऑक्सीजन दी होगी। तो इस रिएक्शन का रास्ता बता देता हूं, पाथ बता देता हूं कि प्रोडक्ट बना कैसे होगा। देखो ध्यान से, आपका जो CH3CH2OH है, आंसर सिखा देता हूं। आपका जो K2Cr2O7 और सल्फ्यूरिक एसिड मीडियम में रिएक्शन करके क्या देगा, नेसेंट ऑक्सीजन। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, इतना लंबा चौड़ा इसको लिखने की बजाय मुझे पता है भाई ये रिएक्शन करने से क्या देगा, नेसेंट ऑक्सीजन। ये रिएक्शन करने से क्या देगा, नेसेंट ऑक्सीजन। तो K2Cr2O7 सल्फ्यूरिक एसिड को लिखने से अच्छा है मैं ब्रैकेट के एरो के ऊपर क्या लगा दूं, नेसेंट ऑक्सीजन, ताकि क्लियर हो जाए कि ऑक्सीडेशन करनी। अब देखो, ऑक्सीजन इसको दे दो, किस कार्बन को, इस कार्बन को, और इसका हाइड्रोजन यहां से निकाल दो। तो जैसे ही आपने इसको ऑक्सीजन दी होगी तो ये इसमें कन्वर्ट हुआ होगा, ध्यान से देखना है। प्लस क्या बन गया होगा, H2O, सही है। ऑक्सीजन इसको दे दो, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाती है तो C डबल बॉन्ड OH और पानी यहां से बाहर। अब देखो रिएक्शन यही नहीं रुकेगी, सही है। इस H2O को एक बार हटा रहा हूं, काम की चीजें देख रहा हूं। देखो ये किस में कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड के अंदर। अगर स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता तो रिएक्शन यहीं रुक जाती, कह सकता हूं। अगर स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता तो रिएक्शन यहीं रुक जाती। लेकिन मुझे पता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये फिर से क्या देगा, नेसेंट ऑक्सीजन देगा।
अब ये एल्डिहाइड फिर से इस कार्बन को क्या दे दो, ऑक्सीजन। जैसे ही इस कार्बन को आपने ऑक्सीजन दी तो ये प्रोडक्ट बना होगा जो मैंने डायरेक्ट लिखा था, डेट इज एसिटिक एसिड। तो इस तरीके से ये जाके क्या बना होगा, प्रोडक्ट बना होगा एसिटिक एसिड, या फिर क्या बनी होगी, इथेनोइक एसिड बनी होगी। वो इस तरीके से बनी होगी मेरे भाई, सही है। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। ये आपकी है अल्कोहल, और अल्कोहल किस में कन्वर्ट हुआ होगा, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हुआ होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। तो ये था इस रिएक्शन का मैकेनिज्म कि किस तरीके से एरो के ऊपर नेसेंट ऑक्सीजन आया होगा। तो नेसेंट ऑक्सीजन तब आया होगा जब KMnO4 एसिडिक मीडियम में या फिर K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में आपस में क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है, तब जाके उसके ऊपर एरो पे क्या लिखा जाता है, नेसेंट ऑक्सीजन। अब ट्रिक बता देता हूं, ध्यान से सुनना है। अगर मान लेते हैं स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या है भाई, स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ध्यान रखना है। स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या फिर क्या है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ट्रिक ध्यान रखना, स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो या फिर क्या हो, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आपको मिलेगी अल्कोहल, इथेनॉल मिले या कुछ भी मिले, उसके ऊपर नेसेंट ऑक्सीजन जोड़ देना है और उसको किस में कन्वर्ट कर देना है मेरे भाई, एल्डिहाइड के अंदर। वही उसका क्या होता हुआ नजर आएगा, उत्तर होता हुआ नजर आएगा। दूसरा, अगर आपको दे रखे हैं स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कैसे दे रखे हैं, स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अच्छे खासे मजबूत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे रखे हैं, तो वो रिएक्शन तब तक करते रहेंगे जब तक अल्कोहल किस में कन्वर्ट ना हो जाए, पूर्ण रूप से कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। तो पहले तो अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगी, एल्डिहाइड से वो किस में कन्वर्ट होगी, एल्डिहाइड, या फिर कह सकते हो किस में कन्वर्ट हो सकती है, अगर दूसरे प्रकार की अल्कोहल रही तो कीटोन में भी क्या हो सकती है, कन्वर्ट, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड में क्या हो सकती है, कन्वर्ट। ये फाइनली आगे जाके किस में कन्वर्ट होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। कीटोन वाली जो फॉर्मेशन है एसिड्स की, वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो ज्यादातर आपके सिलेबस में एल्डिहाइड ही बनते हुए नजर आएंगे स्टेप में, कीटोन ना के बराबर बनते हुए नजर आएंगे, ना के बराबर क्या है ही नहीं सिलेबस के अंदर। तो अल्कोहल को जब नेसेंट ऑक्सीजन से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ट्रीट करोगे, अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको पता होने चाहिए कि K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम, KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, आपका जो पोटासियम पर मैग्नेट है बेसिक मीडियम के अंदर, उसका आप क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। तो इन चीजों का क्या है कि आपको खुद पता होना चाहिए कि मेरे भाई ये किस तरीके से क्या कर सकती है, ऑपरेट कर सकती है। तो यहां तक किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। शॉर्टकट इससे ज्यादा बता भी नहीं सकता। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिर्फ आपको रिकॉल करने हैं और वो नेसेंट ऑक्सीजन देंगे, फाइनली उत्तर क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नेसेंट ऑक्सीजन देंगे, फाइनली उत्तर क्या बनेगा मेरे भाई, एल्डिहाइड बनता हुआ नजर आएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, सही है। चलते हैं आगे की तरफ, सही है। तो ध्यान से इन चीजों को देखना है। इसके बाद क्या है, 10th के बाद आप 11th में भी हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने बहुत संघर्ष किया है, मैं समझ सकता हूं इस चीज के प्रति। तो 11th क्लास में भी अपनी पढ़ाई को क्या है, कंटिन्यू करना है। ऐसा ना हो कि हवा लग जाए 11th क्लास के अंदर, और हवा ऐसी लग जाती है कि पता भी नहीं चलता। तो आपके कैरियर डिसाइडिंग पॉइंट होते हैं 11th एंड 12th में। ऐसे नहीं कह रहा कि आपके ऊपर प्रेशर बनाया जाए, आपको जो अच्छा लगे वो करें, लेकिन थोड़ा सा पढ़ाई से कनेक्टेड जरूर रहें। आपको आगे चल के जीवन में जो भी करना है वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, किसी के दबाव में आने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पढ़ाई को थोड़ा सा महत्व जरूर देना है, सही है। तो कम से कम 11th क्लास में आपको इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपने आप को लगातार मोटिवेट रखना है, रिस्पेक्ट हर व्यक्ति की करनी है, चाहे कैसा भी वो व्यक्ति रहा हो। तो इन चीज़ों के साथ कह सकता हूँ, और प्यार मोहब्बत के चक्कर में ना फंसना मेरे भाई, वरना कैरियर खत्म हो जाएगा। जो 10th में इन चीज़ों से गुजर चुके होंगे उनको पता होगा कि कैरियर जो है वो तहस नहस हो जाता है, ये फालतू के कार्यक्रम होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा स्टडी के ऊपर फोकस रखना है अपने आप को। अब चलते हैं, मोटिवेशन भी हो गया होगा, सही है। तुम्हारे साथ साथ मैं खुद मोटिवेट होता रहता हूँ, बड़ी खुशी होती है। देखो ध्यान से देखना है। तीसरा, 3 रिएक्शन पसंद आई होंगी, सही है, मजा आ रहा होगा। तो देखो आगे बढ़ाते हैं, सही है। आपको एक काम की बात बता देता हूँ, ऑल बोरिंग प्रोसेसेस आर इंटरेस्टिंग प्रोसेसेस। ये ध्यान रखना है, धरती पे जितनी भी बोरिंग चीज़ें होंगी उनके जो रिजल्ट होंगे वो फ्रूटफुल होंगे, लेकिन जितने भी इंटरेस्टिंग प्रोसेसेस हैं उनके रिजल्ट कभी भी फ्रूटफुल नहीं होते, सही है।
कभी डिस्कस करेंगे इस चीज़ों के ऊपर, ध्यान से देखना है, कहानी चीज़ें समझ में आई होंगी। सही, आगे चलते हैं चौथी रिएक्शन पे। रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। सही है, आपके दे रखा है सोडियम मेटल। एक्टिव मेटल का मतलब आपको पीछे पढ़ाया था, एक्टिव मेटल्स वो होती हैं जिन मेटल्स की रिएक्टिविटी बहुत अधिक होती है, किसमें, रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर। तो जिन मेटल्स की रिएक्टिविटी अच्छी खासी ज्यादा होती है तो वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को आसानी से क्या कर सकती है मेरे भाई, इवोल्व करवा सकती हैं। तो ध्यान रखना है, व्हेन इथेनॉल इज ट्रीटेड विद एक्टिव मेटल, एक्टिव मेटल्स वो होती हैं, फिर से बता रहा हूं, जिन मेटल्स की रिएक्टिविटी बहुत अधिक होती है रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर। सही है, एक्टिव मेटल वो होती हैं विच आर मोस्ट रिएक्टिव इन नेचर। व्हेन इथेनॉल इज ट्रीटेड विद एक्टिव मेटल, कौन कौन सी हैं, सच एज सोडियम, पोटाशियम कह सकता हूं, मैग्नीशियम कह सकता हूं, कैल्शियम कह सकता हूं, एल्यूमिनियम कह सकता हूं, एक्सेट्रा। रिजल्ट्स इन इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। जैसे इन एक्टिव मेटल्स को आप ट्रीट करते हुए नजर आओगे किसके साथ, अल्कोहल के साथ, तो वो कौन सी गैस को इवोल्व करती हुई नजर आएंगी, ध्यान रखना है, हाइड्रोजन गैस। कई बार पूछ लेता है जब किसी एक्टिव मेटल को आप ट्रीट करोगे किसके साथ, इथेनॉल के साथ, तो प्रोडक्ट हमेशा क्या बनता हुआ नजर आएगा, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। पता कैसे करें, टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस, कि हाइड्रोजन गैस इवोल्व हुई है। टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस evolves, hydrogen gas evolves in this reaction can be determined by पोप साउंड टेस्ट। किससे पता कर सकते हो, पोप साउंड टेस्ट से। जहां से टेस्ट ट्यूब से हाइड्रोजन गैस निकले वहां बर्निंग मैच स्टिक लेके खड़ी हो सकते हो। जैसे हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो कैसे साउंड के साथ बर्न होगी, पोप साउंड के साथ बर्न होती हुई नजर आएगी। जैसे मैंने क्या कहा, मैंने कहा जी ये आपकी इथेनॉल रही होगी। सही है, इसकी रिएक्शन एक्टिव मेटल के साथ कर देता हूं, ये है एक्टिव मेटल, ध्यान से देखना है। तो यहां से हाइड्रोजन गैस इवोल्व हो जाएगी, प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH2ONA, O नेगेटिव Na+। ये दिखाना चाहो दिखा भी सकते हो, ना दिखाना चाहो कोई ज़रूरी नहीं। तो इसे कहा जाता है सोडियम इथोक्साइड। सही है, तो इसका मतलब कह सकता हूं आपकी इन प्रोडक्ट्स की क्या करती हुई नजर आएगी, फॉर्मेशन करती हुई नजर आएगी। ऐसे ही आप किसके रिएक्शन दिखा सकते हो, CH3CH2OH प्लस पोटाशियम के साथ, एक्टिव मेटल, प्रोडक्ट हो जाएगा CH3CH2O नेगेटिव K प्लस हाफ H2। क्लियर हो गया, तो कह सकता हूं ये हो जाएगा पोटाशियम इथोक्साइड। यहां तक चीजें क्या हो गई होगी मेरे भाई, क्लियर हो गई होगी। सही है, यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैल्शियम की बात करेंगे तो देखो कैल्शियम का उत्तर कैसे बना सकते हो, आपकी जो इथोक्साइड आयन होती है आपको पता है उस इथोक्साइड आयन पे चार्ज कितना है 1, कैल्शियम पे चार्ज कितना है 2, एक से ज़्यादा एटम होते हैं तो क्या लग जाता है ब्रैकेट, इसके ऊपर -1 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कैल्शियम के जितने भी उत्तर बनेंगे वो कैसे बन जाएंगे, CH3CH2O होल ट्वाइस क्या आ जाएगा Ca। चार्जेस के आधार पे प्रोडक्ट बनाए हैं और कोई मैंने चमत्कार नहीं किया। तो इसका मतलब यहाँ से जो इथोक्साइड आयन होती है उस पर चार्ज कितना मौजूद होता है, कितना मौजूद होता है -1। तो उसके आधार पे मैंने क्या कर दी, प्रोडक्ट की क्या की है मेरे भाई, फॉर्मेशन की है। तो यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सही है, मान लेता हूं इथेनॉल की बजाय
अगर मान लेता कोई दूसरी अल्कोहल होती, थोड़ा सा इस अल्कोहल के बारे में भी बता देता हूँ। मान लेता हूँ कोई ऐसी अल्कोहल आ जाए, ज़रूरी नहीं इथेनॉल हो, ऐसी कोई अल्कोहल आ जाए, सही है, ऐसी क्वेश्चन बनाने को कुछ भी बना सकता है, ऐसी आ जाए और इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दे, एल्यूमिनियम के साथ, तो फिर से घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखो इथोक्साइड आयन पे चार्ज कितना होता है, -1, एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना, 3। तो इसका मतलब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट ये बनता हुआ नजर आएगा, CH3CH3O, कह सकता हूँ 3Al। क्यों? क्योंकि जब अल्कोहल को आपने तोड़ा होगा, मान लेता हूँ अल्कोहल इज ROH, जब ये टूटेगा मान लेता हूँ तो प्रोडक्ट बनेगा RO नेगेटिव प्लस H प्लस, ये ध्यान रखना थोड़ा। तो ये तो बनेगा एक साथ, इस पे चार्ज कितना, RO नेगेटिव, RO पे चार्ज कितना, -1, एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना, +3। एक से ज़्यादा एटम है, ब्रेकेट लगा दूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, देख लो। तो इसका मतलब जो आपकी यहाँ से आयन बनेगी RO नेगेटिव कह सकता हूँ, तो ये जो आयन बनेगी इस पे चार्ज कितना होता है, -1, तो प्रोडक्ट ये बना होगा, प्लस इवोल्यूशन ऑफ क्या निकली होगी मेरे भाई, हाइड्रोजन गैस जरूर यहाँ से क्या करती हुई नजर आएगी, इवोल्व होती हुई नजर आएगी। तो मेन बात ये है, जब भी आप किसी अल्कोहल को ट्रीट करते हो, किसके साथ ट्रीट करते हो, एक्टिव मेटल के साथ, तो हमेशा इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस होती हुई नजर आएगी। इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस करने का साधारण सा तरीका मैंने आपको बता दिया है। RO जो नेगेटिव अल्कोहल जो है उसे आप कैसे ट्रीट कर सकते हो, जैसे CH3CH2OH है, तो अज्यूम क्या करना है कि ये टूटा होगा, क्या दिया होगा इसने, CH3CH2O नेगेटिव, और क्या रहा होगा, H प्लस। अब इसको क्या मान लो पूरे को R, तो ये RO नेगेटिव, चार्ज कितना, -1। अब जिसके साथ भी रिएक्शन करवानी है, मैग्नीशियम के साथ चार्ज +2, एक से ज्यादा एटम है तो क्या लगा दूं, ब्रैकेट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर चेंज होते हुए नजर आएंगे। तो आंसर बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी भी मैंने कहा था कि सिर्फ आपको चार्जेस आने चाहिए। अगर आपको चार्जेस आते हैं तो आप किसी भी प्रकार का क्या बना सकते हैं मेरे भाई, प्रोडक्ट बना सकते हैं। इतनी चीज क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी, सही है। चलते हैं आगे की तरफ। तो ये था रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। अगली रिएक्शन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेट इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। भाई आप किसी से पानी निकाल दे तो क्या प्रोडक्ट बन सकता है, पांचवी रिएक्शन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की डिहाइड्रेशन से आप क्या बना सकते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सही है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है, डीई का मतलब होता है रिमूवल, सही है, और लॉस, और हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल। रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल या लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, उस चीज को आप क्या कह सकते हैं, डिहाइड्रेशन। काम की बात, डिहाइड्रेशन करवाने के लिए फॉर द प्रोसेस फॉर कैरिंग आउट dehydration reaction, for the process for carrying out dehydration reaction, dehydrating agents are required। ये ध्यान रखना है भाई, ऐसे तो है नहीं कि वो हवा में ही वाटर मॉलिक्यूल छोड़ देगा। तो डिहाइड्रेशन रिएक्शंस करवाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी जीवन में, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। डिहाइड्रेटिंग एजेंट वो होते हैं जो सामने वाले में से वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर सकें, निकाल सके। तो कौन कौन से डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इंपॉर्टेंट स्टेप है इस रिएक्शन का। डिहाइड्रेशन करवानी है, डिहाइड्रेशन का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। पानी अपने आप निकलेगा नहीं, निकालने के लिए किसी सुटेबल एजेंट की आवश्यकता पड़ेगी, और जो एजेंट पानी निकाल सकता है किसी मॉलिक्यूल से, उस एजेंट को डिहाइड्रेटिंग एजेंट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं कौन कौन से, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो हैं केमिस्ट्री के अंदर, इंपॉर्टेंट दूसरा पॉइंट, वो क्या क्या हो सकते हैं। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड हो सकता है, सही है। आपका P4O10 हो सकता है, फॉस्फोरस पेंटोक्साइड, जिसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 2P2O5। तो इसका मतलब ये भी क्या कर सकता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर सकता है। तो यहां से ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होंगे। अब काम की बात, व्हेन इथेनॉल, हमें इथेनॉल के बारे में पढ़ना है।
when ethanol is heated at a temperature when ethanol is heated at a temperature of, टेम्परेचर बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, 443 केल्विन, ध्यान रखना है। व्हेन इथेनॉल इज हीटेड एट ए टेम्परेचर ऑफ 443 केल्विन along with dehydrating agent, कौन सा? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, result in formation of alkene, इस रासायनिक अभिक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। इस रासायनिक अभिक्रिया को अब किस नाम से जाना जाएगा? अल्कोहल की डिहाइड्रेशन के नाम से जाना जाएगा। यहां तक किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब भी डिहाइड्रेशन होगी, ये आपकी इथेनॉल है। ट्रिक दिखा देता हूं आपको, सिखा देता हूं ट्रिक। CH3CH2OH, इस रिएक्शन को करवाने के लिए जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा? 170 डिग्री के आसपास, 170 डिग्री सेल्सियस कहे या फिर 443 केल्विन कहे, दोनों बात एक ही है, क्योंकि 273 केल्विन जोड़ोगे तो उत्तर किस में कन्वर्ट होगा? इसी में। तो 170 डिग्री सेल्सियस कहे या 473 केल्विन, रिएक्शन को करवाने के लिए जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होगा वो ये होगा। और प्रोडक्ट क्या बन सकता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या बन सकता है? H2O। इसे अल्कीन या इथीन के नाम से जाना जाता है। तो ये यहाँ से क्या बनेगा? प्रोडक्ट। ट्रिक सिखा देता हूँ प्रोडक्ट बना कैसे। आपको पता है ये वाटर मॉलिक्यूल निकालेगा, तो इसको ऐसे लिख लूँ, CH3 को ऐसे, और CH2OH को ऐसे लिख लेता हूँ। और आपको पता है कि ऊपर की जो कंडीशंस हैं वो क्या रहेंगी? सेम। तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? वाटर मॉलिक्यूल निकालेगा, तो ऐसे यहाँ से क्या निकाल दूँ? वाटर मॉलिक्यूल। अब देखो ध्यान से, वाटर मॉलिक्यूल तो गया निकल, प्लस बच क्या गया? CH2। आपको पता है एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। तो 2 तो ये हो गए, एक 3, 2 और 1 3, तो एक बॉन्ड पूरा करने के लिए क्या लगा लेगा? मल्टीपल बॉन्ड। तो इस तरीके से वो क्या बना सकता है? प्रोडक्ट बना सकता है। तीसरा, जरूरी नहीं इथेनॉल, आजकल ये क्वेश्चन भी चल रहा है, प्रोपेनॉल, CH3CH2OH, सेम प्रोसेस है। आंसर घबराने की आवश्यकता नहीं है कि आंसर होगा क्या। सेम तरीके से आपको वाटर मॉलिक्यूल निकालना है। तो वाटर मॉलिक्यूल का, इसका OH और इसका क्या होगा? H। जिसके साथ जुड़ा हो उसका तो OH और पीछे वाले का क्या होगा? H। प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा? CH2 प्लस क्या बन जाएगा? H2O। तो इस चीज को थोड़ा सा क्या रखना है? ध्यान रखना है। कैसे? ऐसे दिखा सकता हूँ, ट्रिक दिखा देता हूँ। CH3CH2, अब देखो इस CH2 को ऐसे लिख लो, इसका तो H और इसका OH, ऐसे लिख लो, दोनों को आमने सामने ले आओ। यहाँ से क्या निकल जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। कंडीशंस क्या रहेंगी? सेम। अब ये प्रोडक्ट बना होगा CH3CH2। एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 पूरे नहीं हुए तो बीच में क्या आ गया? बॉन्ड। ये आपका क्या बन गया होगा? प्रोडक्ट बन गया होगा। तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए, घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आगे वाले का OH और पीछे वाले का क्या है? H। सही है। बीटा एलिमिनेशन के एग्जांपल्स होते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, मान लो टिपिकल करना चाहे, CH3CH CH2CH2OH और एरो पे डाल दे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, अभी भी डिहाइड्रेशन होगी। इसका OH और इसका H, तो उत्तर बना दो CH3CH3। इसका जब H जाएगा तो CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या बन जाएगा? H2O। इसका क्या जाएगा? H और इसका क्या जाएगा? OH। इसका H, इसका OH, सामने वाले का तो OH, पीछे वाले का H, सामने वाले का OH, पीछे वाले का H। तो ये यहाँ तक की छोटी सी रिएक्शंस थी। अब एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन भी होती है, वो हम करेंगे टेस्ट फॉर अल्कोहल। जब अल्कोहल का पता करने के लिए, भाई 2 टेस्ट ट्यूब दे रखी है, आप कैसे पता करेंगे कि गिवन टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल है या नहीं है?
तो अल्कोहल के टेस्ट में वहां पे आपको रिएक्शन करवाई जाएगी, रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। कंबशन हो गई, पार्शियल ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ क्या हो गई मेरे भाई, अल्कोहल हो गई। सही है, तो यहां तक रिएक्शन विद एक्टिव मेटल हो गई। तो ये 5-6 रिएक्शन है जो आपको ऑन द टिप्स होनी चाहिए कि किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। जाने से पहले अपने वीडियो सेक्शन को विराम देने से पहले 4 लाइनें पेश कर देता हूं। यहां तक आपने मेरा सहयोग किया, आपका बड़ा आभार है। ध्यान से सुनना है। जबान चलने लगी, लब कुसाई करने लगे। जबान चलने लगी, लब कुसाई करने लगे। नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे। हमारे कद के बराबर ना आ सके जो लोग, हमारे कद के बराबर ना आ सके जो लोग, हमारे पाँव के नीचे खुदाई करने लगे। तो उम्मीद करता हूँ ये 4 लाइनें बेहद पसंद आएंगी। आज के समाज में ऐसा ही चल रहा है, मेहनत लोग कम करना चाहते हैं, लेकिन जो मेहनत कर रहे हैं उनके पैरों के नीचे खुदाई करके उनको नीचा गिराने की कोशिश करते हैं। तो फिर से वही सिद्धांत, न्यूटन का तीसरा नियम, जैसा आप करेंगे वैसा आपको भरना पड़ेगा। अब नहीं तो आपकी वृद्ध अवस्था के अंदर। सही है, तो आपको भुगतान जरूर करना पड़ेगा। तो कभी किसी का बुरा ना करें, कभी किसी का बुरा ना सोचें। मिलेंगे अगले वीडियो सेक्शन में उसी एनर्जी के साथ, उसी जोश के साथ। आपका दोस्त, आपका होस्ट सोनू चौधरी। तब तक के लिए विदा चाहेगा। जय हिंद, जय भारत।